अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बेसिकली जो मैं फोकस करूँगा जिस चीज़ पे वो है पीएचडी स्टडीज़ के ऊपर। मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे सिंस लास्ट वीक के बेसिकली मैंने पीएचडी के लिए कौन सी कंट्री को चूज़ करना है, इनका प्रोसेस क्या होता है, क्या चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इसके अलावा यूजुअली डिसीजन प्रोसेस क्या होता है पीएचडी के लिए। तो वीडियो पे बेसिकली जाने से पहले अगर आप सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। तो डिटेल पे जाने से पहले मैंने तकरीबन पीएचडी की जर्नी 3 साल पहले स्टार्ट की थी कि बेसिकली मैंने पीएचडी कहीं बाहर की कंट्री से करनी है। तो जब मैंने अपनी क्योंकि बेस्ट जो चीज़ है ना वो अपने आप को खुद एनालाइज करना है कि बेसिकली आपका नॉलेज लेवल, आपकी एक्सपर्टीज़ किस स्टेज पे हैं। तो जब मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा था तो स्पेशली मैनेजमेंट साइंस की फील्ड में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि डायरेक्टली पीएचडी स्पेशली अगर आप यूरोप को टारगेट कर रहे हो या आप यूएसए या इस तरह की कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हो तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो फिर जब मैंने अपने जो मेरे पिछले मास्टर के सुपरवाइज़र थे उनसे मैंने डिस्कस किया, क्योंकि वो ऑलरेडी फिनलैंड से एजुकेशन कर चुके थे। तो मुझे जो सजेशन मिली कि अगर आपको पीएचडी हिट नहीं कर रही है तो फिर बेहतर यही है कि आप सेकंड मास्टर के लिए चले जाएं अब्रॉड। अब सेकंड मास्टर का मुझे फ़ायदा क्या हो गया, जब मैं यहाँ पे बेसिकली सेकंड मास्टर के लिए आया तो मुझे जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आई थिंक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन। अब रीज़न क्या थी इसकी, क्योंकि मास्टर अगर वहाँ एशियन कंट्रीज़ का कंपेयर किया जाए, स्पेशली जहाँ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का, और अगर यहाँ यूरोप का कंसिडर किया जाए तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, जिसमें रिसर्च टेक्निक्स, इसके अलावा नॉलेज लेवल, इसके अलावा हमारी एक्सपर्टीज़ वो उतनी नहीं होती है जितना हमें चाहिए होती है। तो सेकेंड मास्टर ने बेसिकली वो चीज़ें बिल्डअप की हैं। तो उसके बाद जैसे ही मेरी स्टडीज़ फिनिश हुई तो चूँकि कोविड आ गया था, हालांकि मेरी काफ़ी जगहों पे फंडेड पीएचडी के लिए इंटरव्यूज़ भी हुए थे, मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी आया था, लेकिन कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले तकरीबन 3-3.5 महीने पहले मुझे पीएचडी की अपॉर्चुनिटी आई यूके से। तो ज़ाहिरी बात है मैं काफ़ी अरसे से इसके लिए लगा हुआ था तो मुझे मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब बेसिकली जर्नी क्या थी, मैंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस अपने मोटिवेशनल लेटर और अपने रिसर्च बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करना था। अब जब आपका रिसर्च बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें आपकी अगर कोई पब्लिकेशन है, मेरी एक पब्लिकेशन थी तो पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छी साइटेशन आई जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च थी। अब मैंने सेकंड मास्टर में क्या चीज़ चूज़ की, मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च चूज़ की। मुझे इसका एज क्या मिला, जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था पीएचडी के लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि मेरे सुपरवाइज़र को ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि इफ़ I put this guy on a quantitative research he can do it, if I put this guy on a qualitative research he can do it because he have experienced that। तो ये चीज़ें काफ़ी बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट होती है। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल के ऊपर। बेसिकली ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कराना इसलिए लाजमी थी क्योंकि पीएचडी इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इतनी इजी भी नहीं है। तो पहले बात करते हैं कि बेसिकली आपने पीएचडी के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करानी है। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें आपकी एजुकेशनल मास्टर हो गया, उसके अलावा आपके पास अगर आइल्ट्स है तो ये आपको काफ़ी एज देगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर आपके कोई पब्लिकेशन वगैरह हैं तो ये बेहतरीन है। अगर आपका कोई प्रपोज़ल बना हुआ है तो ये आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि सुपरवाइज़र इसी के बेस पे आपको जज करेगा।
उसके बाद अगर आपके पास अपने प्रीवियस सुपरवाइज़र की रिकमेंडेशंस लेटर हैं तो डेफिनेटली इट्स गोना हेल्प आउट। उसके बाद जो मेन चीज़ है, अब बात करते हैं रीजन वाइज कंट्रीज़ की। तो जैसे कंट्रीज़ हो गई यूके, यूएसए, कनाडा, तो यहाँ पे फंडेड पोजीशन बहुत कम मिलती हैं, आपको नॉन फंडेड में जाना पड़ेगा स्टार्ट में। और बाद में अगर आपकी रिसर्च स्किल्स हैं तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में आपको रिसर्च फंड मिल जाता है कुछ ना कुछ, या आप एक्सटर्नली भी कोई फंड ले सकते हो, जो कि नॉर्मली मैंने देखा हुआ इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे पीएचडी को एज ए जॉब कंसिडर किया जाता है, जिसमें आपके पास बेल्जियम जो मेरा एक्सपीरियंस है, फ्रांस हो गया आपके पास, जर्मनी, उसके बाद नीदरलैंड हो गया, स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। ये कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे पीएचडी बेसिकली एज अ फुल टाइम जॉब कंसिडर की जाती है। अब अगर आपका जो बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स है या मैनेजमेंट साइंसेज या सोशल साइंसेज या जिसको हम ड्राई फील्ड्स भी कहते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ बेसिकली कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। और अगर आपका बैकग्राउंड नेचुरल साइंसेज है या इंजीनियरिंग है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा नेचुरल साइंसेज में या बायो साइंसेज की फील्ड है, तो आपके काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। मैं अपने आने वाली वीडियोस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली हाईलाइट भी करूँगा कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो अप्लाई करें। तो बेसिकली होता क्या है, ये आपने उनकी यूनिवर्सिटीज़ की जो बेसिकली जॉब पोर्टल है या जिसको पीएचडी वैकेंसीज कहते हैं, उस वेबसाइट को ओपन करना है। अब वहाँ पे बेसिकली ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेस पीएचडी अनाउंस होती है। सपोज करें अगर उसका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो बेसिकली वो अपने लिए एक पीएचडी एप्लीकेंट हायर कर लेता है। जैसे अगर उसका बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है, उसको कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो इजीली एक पीएचडी कैंडिडेट बाहर से हायर कर लेता है। अब प्रोसेस जो इनका होता है, जो बेसिकली कंपटीशन को अगर मैं देखूं तो कुछ स्टूडेंट्स को बेसिकली मैंने यहाँ पे देखा है, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने अप्रोच किया था कि बेसिकली जैसे बेल्जियम में है तो मैंने पीएचडी कैसे ढूंढनी है, क्या मेरे पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, पीएचडी अगर आपको इन कंट्रीज़ में बेसिकली मिल जाती है तो वो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इवन यूनिवर्सिटीज़, एम्बेसीज़ की फ़ीसेस भी आपको माफ़ होती हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और आपको फैमिली भी अलाउ कर दी जाती है। इवन जैसे स्वीडन है, तो अगर उसमें आप पीएचडी कर लेते हैं या नॉर्वे वगैरह, तो नॉर्मली आपको पीआर के चांसेस भी काफ़ी ब्राइट होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन लोगों ने आप पे स्पेंड किया है। तो आप स्पेंड करने के बाद जब आप फुली प्रिपेयर्ड हैं तो दे वांट सेंड यू बैक, दे वुड लाइक टू वर्क इन देयर कंट्री, नॉट जस्ट बाय फिनिशिंग डिग्री एंड गोइंग बैक। तो इससे जो एक चीज़ मेन थी, जैसे बेल्जियम का पोस्ट स्टडी वर्क नहीं था तो उन लोगों ने अभी ओपन करा दिया है। रीज़न यही थी क्योंकि वो स्टूडेंट पे स्पेंड कर रहे थे लेकिन बेनिफिट कोई नहीं उठा रहे थे। तो जब आपसे कोई भी कंट्री होगी आप पे इन्वेस्टमेंट करेगी तो दे वुड लाइक टू गेट समथिंग इन रिटर्न। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है कि पीएचडी की पोजीशंस अनाउंस कब होती हैं, तो प्रोजेक्ट बेस यू नेवर नो, इट कैन बी अनाउंस इन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, or you can say anytime. You have to follow the university website if you are looking for a PhD. I would say on daily basis you can make a list of universities in an Excel sheet. You can make like a timeline, like okay, when I have to check what is the thing I would be doing if they announce. और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी है, अगर आप बेस्ट यही है कि एक सिंपल सी एक्सेल शीट बना लें, उसमें यूनिवर्सिटीज़ की जो मेन वेबसाइट है पीएचडी वैकेंसीज़ के लिए। उसके बाद अगर कोई वैकेंसी अनाउंस होती है उसके बाद आप वहाँ पे अपने लिए एक्सेल की शीट में डेडलाइन अपलोड कर लें। बेहतर यही है कि जितना अर्ली पॉसिबल होगा आप उसके लिए अप्लाई करें। अब यहाँ पे एक और टिप ये है कि जब आप अप्लाई कर लें तो सब नॉर्मली सुपरवाइज़र का ईमेल भी दिया गया होता है।
तो you can send an email to supervisor directly by mentioning your reference number, like this is the vacancy announced and you are going to be the supervisor. So what I'm requesting, like this is my background, try to convince your supervisor towards your application, because I remember when I applied to KU Leuven last year, so over there I did the same procedure, and when I got an email for my interview, so they were asking again and again regarding my experience and that stuff. Unfortunately I was not successful because they were looking for someone whose degree is finished, and at that time my degree was in process. तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद कंट्री सिलेक्शन के लिए ज़रूर आप देखा करें, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में पीएचडी नॉन फंडेड होती हैं, तो ज़ाहिरी बात है आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर आपके पास अच्छा खासा फ़ंड नहीं है। और अगर आपके पास फ़ंड है तो आई वुड सजेस्ट ट्राई टू गो फॉर यूएस, यूके और कनाडा, बिकॉज ओवर देयर यू वॉन्ट हैव अ लैंग्वेज बैरियर एंड बिसाइड दैट यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़। आई होप आप लोगों को इनसे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली like my video and comment over it if you want to know more about getting a PhD in Europe. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।